सलील जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सलील जी, सलील जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो विकास जी, जी सर। स्टार्ट करवाइए फिर बोलते हैं। हाँ ठीक है सर। नमस्कार, आप सभी का झारखंड कबड्डी एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन वर्कशॉप में स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं चांदनी सिंह, जो एनआईएस कोच हैं और भारतीय महिला कबड्डी टीम की कोच रह चुकी हैं 2016 में, जब सैफ गेम्स में टीम गई थी। और इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं विपिन सर से अनुरोध करूंगा कि वो ओपनिंग करें और उसके बाद फिर हम शुरुआत करेंगे। इस ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे तमाम टेक्निकल ऑफिशियल, कोचेस, मैनेजर्स का हार्दिक अभिनंदन है। खास करके अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी के अध्यक्ष एवं एशियन कबड्डी के अध्यक्ष श्री जनार्दन सिंह गहलोत साहब भी हम लोग सबों से लाइन पे हैं। मैं उनका भी कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड की ओर से और सभी टेक्निकल ऑफिशियल की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं गहलोत साहब से अनुरोध करते हैं कि सर 2 शब्द अपना आशीर्वचन के रूप में सभी को बताएं। श्री सर। मुझे खुशी का अनुभव हो रहा है कि झारखंड कबड्डी एसोसिएशन के सचिव विपिन जी ने कोरोना के इस वातावरण के अंदर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके देश के खिलाड़ियों को और देश की कबड्डी से जुड़े हुए लोगों को जिस ढंग से इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर जोड़कर इसका वातावरण बना रहे हैं, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि हमारे देश के कबड्डी से जुड़े प्रशासक, हमारे खिलाड़ी, प्रो कबड्डी के खिलाड़ी और जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उनका इस समय स्वास्थ्य, कोरोना से बचने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए सबको करने हैं, क्योंकि ये अस्थायी कोरोना वायरस नहीं है। कुछ दिनों के बाद निश्चित तौर से इस देश के अंदर कोरोना को विश्व के अन्य देशों के मुकाबले में इसको काबू पाने के लिए बहुत प्रयत्नशील हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेशों के मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप सबको मेरी शुभकामनाएं है कि कोरोना में अपने आप को बचाएं और जो नियम सरकार द्वारा जारी किए गए हैं उन नियमों को सख्ती से पालन करें। उसी में कोरोना से बचने के लिए
सबसे बड़ा उपाय है। और हम आगे सबके भविष्य की शुभकामना करते हुए हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी जगत के अंदर और कबड्डी को, परिवार को कैसे सुरक्षित रख सके, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद सर। आपने सर अपना आशीर्वचन जो दिए सर, इस लाइव को कबड्डी अड्डा के सहयोग से पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इसका लाइव चल रहा है यूट्यूब में। और आपने सर अपना निश्चित ही वचन दिया कि होम घर में रह के ही अपना इस कोरोना वायरस से बचे और आने वाले दिन हम लोग के लिए शुभ होगा। धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हम सबों के लिए। धन्यवाद सर। विकास जी, आपको भी धन्यवाद, आपके द्वारा जो लगातार चल रहा है। और ये सत्र का आज आखिरी दिन है कि, तो विकास जी आप थोड़ा सर को भी बोल दे 2 शब्द और आगे बढ़ाए कार्यक्रम को। थैंक यू सो सर मच। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और आज हमारे सामने आए आप। नहीं, हम विपिन कुमार ने जिस ढंग से देश के अंदर एक नया वातावरण बना रहा है, उसमें मेरा जुड़ना तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि विपिन जी इस काम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और सर हम आगे भी ऐसे ही आपका सहयोग चाहेंगे, क्योंकि आपकी छत्र छाया में हम चाहते हैं कि और खेल ऐसे ही बढ़ता रहे और हम और आगे बढ़ते रहें और स्ट्रॉन्ग उभर के वापस आए कोरोना के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर ये खुल जाता है तो सारी एक्टिविटीज हमारी दोबारा चालू हो सकती है, क्योंकि आज ये तो अच्छी बात है कि हमारी नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप जयपुर में संपन्न हुई और उसके अंदर समय से पहले हो गई। आज हमारी सारी एक्टिविटीज रुकी हुई है। हम जल्दी चाहते हैं कि ये सब खुले ताकि हमारी प्रो कबड्डी और इंटरनेशनल एक्टिविटीज भी चालू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आगे चाहूंगा कि मैं चांदनी मैम को यहाँ पे ले और फिर आगे का सेशन शुरू करें। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर। मैम अब सेशन आपका है, तो अब आप शुरुआत कर सकती हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने गार्जियन कबड्डी के करता धरता, जो कबड्डी को विश्व स्तर पे परचम लहराने के लिए जो काम किया है, जनार्दन सिंह गहलोत सर का, उनको मैं प्रणाम करती हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं विपिन सर को भी नमस्कार करती हूँ। झारखंड कबड्डी एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सहयोगी हैं, उन सबका एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। हमारे कबड्डी के जितने भी परिवार हैं, हमारे जितने भी लीजेंड कोचेज हैं, जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं, जिनसे हमने सब कुछ सीखा है और सीखने के अवसर मिलते रहते हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये जो वर्कशॉप है, ऑनलाइन वर्कशॉप झारखंड कबड्डी एसोसिएशन की तरफ से, ये बहुत सराहनीय कार्य है और इसमें हम सभी सीनियर स्तर से लेकर के जूनियर लेवल तक के कोचेज और प्लेयर्स को बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसी में मुझे भी ये अवसर प्रदान करके विपिन सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आपने मौका दिया। आज जो मुझे जिस चीज के बारे में बात करनी है वो है 1 वीक का ट्रेनिंग प्लान गर्ल्स के लिए हम कैसे तैयार करते हैं। ये जो 1 वीक का सेशन प्लान है, ये बहुत छोटा है। इसके बारे में हम पूरा ब्रीफ जाके बात करेंगे। तो हमारे लिए सबसे पहला शब्द आता है, किसी भी ट्रेनिंग को सेशन को बनाने के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है पीरियोडाइजेशन। पीरियोडाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे आज थोड़ा सा। वो क्या है, पीरियोडाइजेशन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो पीरियोडाइजेशन एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से हम किस सीजन में, किस सिचुएशन में कैसे प्लानिंग करते हैं। इस पीरियोडाइजेशन के अंतर्गत 3 फेज आते हैं। पहला प्रिपरेटरी फेज, दूसरा कंपटीशन फेज और तीसरा ट्रांजिशन फेज। ये जो पहला फेज है प्रिपरेटरी फेज, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है या किसी भी खेल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी प्रिपरेटरी फेज के अंदर में जो है, हम हर स्टार्टिंग से लेकर के हर एक बारीकी से चीजों को बनाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, हर एक प्लेयर को तैयार करते हैं, टीम को तैयार करते हैं, उसे फिजिकली कैसे फिट करते हैं, उसे साइकोलॉजिकली कैसे फिट करते हैं, उसे टेक्निकली स्किल परफेक्शन के साथ कैसे फिट करते हैं। अगर हम 1 सेशन 1 वीक में प्लान करने की बात करते हैं ट्रेनिंग का, तो ये बहुत कम होगा हमारे प्रिपरेटरी फेज के अंदर में, क्योंकि ऐसे
कई से सेशन हमें तैयार करने पड़ेंगे, जिसके लिए प्रिपरेटरी फेज जो है हमारा सक्सेसफुल होगा। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें काफी वक्त लगता है, हम काफी समय का सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे हमारे घर में अगर शादी होती है तो उसके लिए हमें तैयारियां करनी पड़ती है, तो वो तैयारियां एक दिन में नहीं होती हैं। हम अगर शादी के दिन चाहेंगे कि हमारी सारी तैयारियां हो जाए तो वो संभव नहीं है। तो प्रिपरेटरी फेज वही एक चीज है जिसमें हम प्लेयर को बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट करते हैं और उसे एज एक कंपटीशन लेवल के लिए तैयार करते हैं। प्रिपरेटरी फेज के अंदर में हम चाहे वो बिगिनर्स हो, चाहे वो सब जूनियर प्लेयर्स हो, चाहे वो सीनियर प्लेयर्स हो, उन सबके सिचुएशन के हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। ये जो अगर हमारे पास बिगिनर्स हैं तो उनके लिए अगर हम प्लान बनाते हैं तो उनके अंदर इतनी एडेप्टेशन कैपेसिटी नहीं होती है कि वो परफेक्टली किसी भी स्किल को कर सके। उनको सबसे ज्यादा जरूरी है उन्हें फिटनेस के ऊपर वर्कआउट करवाने की, फिटनेस का ज्यादा ध्यान रखना होगा, उसके बाद ही वो स्किल पे परफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले फिटनेस के लिए अगर हम बात करें तो 1 वीक का अगर सेशन लेते हैं तो मंडे से स्टार्ट करते हैं, मंडे टू सैटरडे का। तो एक बिगिनर्स के लिए अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसे ग्रेजुअली धीरे धीरे उसे हम देंगे, और मंडे मॉर्निंग का जो सेशन अगर हमारे पास 2 घंटे का है तो उसे किस तरह से हमें तैयार करना है। छोटे स्तर से पहले हम उसे फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे, तो उसमें हम उसके एंड्योरेंस के लिए काम करेंगे। जो हमने 5 मोटर एबिलिटीज हैं उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो है एंड्योरेंस के ऊपर वर्कआउट करवाएंगे। तो जो हमारे बिगिनर्स हैं उनके लिए हम जितना भी लो इंटेंसिटी के साथ, कम लोड के साथ ही ट्रेनिंग करवाएंगे, क्योंकि उनमें उतनी क्षमता नहीं होगी कि वो प्लेयर्स जो हैं वो ज्यादा लोड ले सकते हैं, वो ज्यादा कैपेसिटी उनके अंदर नहीं होगी। तो धीरे धीरे उन्हें हम फिट करने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ फिटनेस के साथ साथ ही हम ये भी ध्यान रखेंगे कि उसे स्पेसिफिक स्किल के ऊपर भी उससे काम करवाया जाए। तो हम इवनिंग सेशन अगर लेते हैं तो उसमें क्या करेंगे, हम स्किल का कोई एक पर्टिकुलर स्किल लेंगे, जैसे अगर ऑफेंसिव स्किल लेंगे या डिफेंस का कोई स्किल चूज करेंगे, और उसके बाद जो है उसके लिए हम प्रिपेयर कराएंगे। तो सपोज अगर हम बिगिनर जो बिल्कुल नए हैं, जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो उसको अगर हम कोई एक स्किल लेकर के देते हैं, उसे प्रैक्टिस कराते हैं, तो हम पार्ट बाय पार्ट मेथड के माध्यम से ही तैयार करेंगे। जैसे उसे हम पहले ये सिखाएंगे स्टांस कैसे लेना है, उसे अप्रोच कैसे करना है, और उसे अप्लाई कैसे करना है। ये जो सिस्टम है उसके हिसाब से ही हम उसे तैयार करेंगे। अब फिर से ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे में अगर हम थोड़ा स्ट्रेंथ के ऊपर वर्कआउट करते हैं, तो स्ट्रेंथ में उसे हम पहले तो उसे जनरल स्ट्रेचिंग कराएंगे, और उसके बाद वार्म अप कराएंगे, और फिर ओन बॉडी के साथ, क्योंकि वो नए बच्चे हैं तो उसे हम बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं करवा सकते हैं, और किसी इक्विपमेंट्स के साथ जो है नहीं करवाएंगे। पहले हम उससे चाहेंगे कि ओन बॉडी के साथ, ओन बॉडी वेट के साथ ही वो स्ट्रेंथ करे। इवनिंग में भी हम वही चीज करेंगे, स्किल के ऊपर ही रेपिटेशन करेंगे। जो हमने स्टांस, अप्रोच और एप्लीकेशन की चीजें जो बताई थी, वही चीजें हम उसे रिपीट कराएंगे, और उसमें फिर हम जो है वो अप्लाई करने की बात करेंगे। तो 2 को कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 3 को कॉम्बिनेशन बनाएंगे। 2 प्लेयर्स को लिया, एक प्लेयर्स को सामने ऑफेंसिव में रखा, और दूसरे प्लेयर्स को जो है उसको टेक्निक को अप्लाई करने को कहा। फिर 3 के साथ उसका मूवमेंट कराएंगे, फिर 4 के साथ मूवमेंट कराएंगे। इस तरह से उसके स्किल को परफेक्ट बनाने के लिए जो है फर्दर आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं वेडनेसडे सेशन का, मॉर्निंग की बात करते हैं, तो हम स्पीड ट्रेनिंग के ऊपर बात करेंगे। स्पीड ट्रेनिंग जो है ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमारा जो गेम है कबड्डी, इसमें हमारे सारे मोटर एबिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंस है। ये सभी मोटर एबिलिटीज, सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर के ही ये कबड्डी खेल है, जिसमें हमें ताकत भी चाहिए, हमें पावर भी चाहिए, हमें मूवमेंट भी, क्विक मूवमेंट भी चाहिए, हमारा स्पीड भी होना चाहिए। ये सारी चीजें होंगी तभी हम एक परफेक्ट कबड्डी प्लेयर बना सकते हैं। अब वेडनेसडे की मॉर्निंग सेशन की बात करते हैं, तो हमने स्पीड ट्रेनिंग कराने का सोचा। अब स्पीड ट्रेनिंग के लिए हमने क्या करना है,
30 मीटर लेते हैं, 60 मीटर लेते हैं, 80 मीटर लेते हैं और 100 मीटर लेते हैं। इसमें अगर हम 100 मीटर को वन टाइम कराया, क्योंकि ये बिगिनर्स प्लेयर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा लोड नहीं ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी इनसे नहीं करवाना है, तो 100 मीटर को वन टाइम कराते हैं, 80 मीटर को जो है 2 टाइम कराते हैं, 60 मीटर को फिर से हमने 2 टाइम कराया है एंड 30 मीटर को हमने 4 टाइम कराया है। तो इस तरह से स्पीड का जो वेरिएशंस होगा सिस्टमैटिकली वो हम उसे बढ़ाएँगे। अब हम इवनिंग में फिर से बात करते हैं, क्योंकि हमें ग्राउंड प्रैक्टिस भी करानी है, हमें कबड्डी का स्किल भी प्रॉपरली सिखाना है, तो उसके लिए फिर से हम उसे ग्राउंड के अंदर में प्रैक्टिस कराएंगे, 1 बाय 1 प्रैक्टिस कराएंगे, फिर 2 का फेज में प्रैक्टिस कराएंगे, 3 कराएंगे एंड इस तरह से पूरा टीम गेम के साथ मिला करके उसे प्रैक्टिस कराएंगे। थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे अगर हमने लिया है तो इसमें हमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के ऊपर भी थोड़ा काम करना होगा। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, तो उसके लिए हमें जैसे जंप करा दिया, हमने कुछ प्लायोमेट्रिक्स जैसे प्लायोमेट्रिक्स जो हमने सुना होगा उसके बारे में, उससे रिलेटेड जो है टेक्निक्स करा देंगे, उससे रिलेटेड जो है हम वेरिएशंस करवाएंगे। अब शाम की बात करते हैं, इवनिंग की बात करते हैं, तो हमने थोड़ा मैच प्रैक्टिसेस कराना है, क्योंकि उसके साथ-साथ प्लेयर्स के अंदर इंटरेस्ट भी जगानी है। सभी प्लेयर्स के अंदर यही उत्सुकता होती है कि हमें कबड्डी खेलना है, तो सबसे पहले ग्राउंड में भी उसे टाइम देना ज़रूरी होगा। तो इवनिंग के लिए हम उसे पूरे ग्राउंड प्रैक्टिसेस कराएँगे। फ्राइडे की अगर बात करते हैं तो हमने एजिलिटी कराना है, एजिलिटी करा दिया। अब एजिलिटी में क्या होगा कि ये हमारा रिएक्शन होगा, इसमें हम कितना क्विक रिएक्शंस के साथ जो है प्लेयर्स का मूवमेंट करा सकते हैं, जितना जल्दी, जितना क्विकली वो कर सकता है। इसमें हम शटल रन करा सकते हैं, इसमें हम जिग जैग रन करा सकते हैं, मतलब रिएक्शन टाइम जो होगा हमारा बिल्कुल क्विक होगा। ये हमारा एजिलिटी स्पीड होगा, एजिलिटी के अंदर में आएगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बिगिनर्स के लिए जो कराया वो बिल्कुल लो इंटेंसिटी के साथ कराया, लोड भी बहुत कम होना होगा, क्योंकि ये नए बच्चे हैं और इन्हें तैयार करना है, स्लोली इन्हें तैयार करना है, तो बहुत ज़्यादा वेट और बहुत ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं भार नहीं दे सकते हैं। धीरे-धीरे इन्हें तैयार करना है और स्किल को सीक्वेंस वाइज़ सिखाना है, हर एक स्किल को परफेक्टली सिखाना है, उन्हें उनके साथ उनको करेक्शन भी देना है, क्योंकि जो बिगिनिंग में जो बच्चे स्किल करते हैं और वहाँ पे वो अगर गलत करते हैं और वही चीज़ों को रिपीट करते हैं, तो फिर उन्हें फर्दर फ्यूचर में उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक बार जब एप्लीकेशन गलत करने लग जाते हैं, तो वो हमारा जो है हमेशा अप्लाई करते हैं, तो उसमें हमें करेक्शन करना जो है बहुत ज़रूरी है। अब हम जूनियर गर्ल्स के लिए अगर यही सेशन जूनियर गर्ल्स के लिए अगर हम करते हैं, जूनियर गर्ल्स के लिए प्लान करते हैं, प्रिपरेटरी फेज का ही है, तो इसमें हमारे पास काफी टाइम होता है प्रिपरेटरी फेज में, लाइक हमारे पास 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, या कॉम्पिटिशन से 6 महीने पहले है, तो इस हिसाब से ही हम उसे ट्रेनिंग देंगे, इस हिसाब से हम ट्रेनिंग देंगे। और उसके लिए जो होगा जूनियर गर्ल्स के, क्योंकि उन्हें गेम का फेज पता है, उन्हें स्किल भी अप्लाई कर चुकी है, वो खेल चुकी है ग्राउंड में प्रैक्टिस, तो उसमें हमें पार्ट बाय पार्ट मेथड के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, उसमें हमें पार्ट बाय पार्ट उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। उनके साथ जो है ज्यादा से ज्यादा जो हम फिटनेस के ऊपर पहले ध्यान देंगे, उनका फिटनेस लेवल क्या है, क्योंकि एक प्लेयर के लिए फिट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो फिट होगा तभी वो प्रॉपर स्किल करेगा, प्रॉपर वो जैसे उसमें थकान नहीं होगी, उसके अंदर स्ट्रेंथ होगा, तो वो सारी ये चीजें जो है तभी इस्तेमाल कर सकेगा जब उसके अंदर ये मोटर एबिलिटीज होंगी। अब जूनियर गर्ल्स के लिए जो मैंने सेशन बनाया है मंडे मॉर्निंग टू इवनिंग, उसमें 2 घंटे का अगर मॉर्निंग सेशन लिया है, तो उसमें अगर हम मंडे को मॉर्निंग में एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो एंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्ट्रेचिंग से। 5 to 7 मिनट का जो स्ट्रेचिंग होगा
वो कराना ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेचिंग कराने से ही हमारी बॉडी जो है, क्योंकि नाइट में हमारा बॉडी बिल्कुल रेस्ट मोड में होता है और मॉर्निंग में हमें बिल्कुल एक्टिव होना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग करने से हमारी बॉडी बिल्कुल फ्री हो जाती है और जो है हम काम करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। और उसके बाद फिर हम वार्म अप के ऊपर जाते हैं, तो 10 टू 15 मिनट्स जो है हम वार्म अप करवाते हैं, क्योंकि हमारा आज का मेन टास्क है वो है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस के ऊपर हम वर्कआउट करने वाले हैं, तो प्रॉपर वार्म अप भी होना बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने जो है एंड्योरेंस क्या है, एंड्योरेंस के बारे में थोड़ा-सा जान लें कि एंड्योरेंस एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। इसमें हम कंटिन्यू, अगर कोई प्लेयर रनिंग करता है, कंटिन्यू चीज़ों को इस्तेमाल करता है, तो वो एंड्योरेंस के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम कंटिन्यू रनिंग करा दिया, या फिर अगर हम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस करा रहे हैं, तो अगर कोई स्टेयर के ऊपर कर रहा है, तो वो कंटिन्यू चीज़ें जो है वो एंड्योरेंस के अंदर आ जाती हैं। इवनिंग की जो सेशन की बात करते हैं, तो इसमें हमने स्किल लिया है। कोई एक स्किल लेकर के और उसके बाद जो है हमने प्लेयर को पर्टिकुलर 1 बाय 1 करके सारे प्लेयर्स को अलग-अलग 10 मिनट्स का सेशन जो दिया है। पहले हम स्ट्रेचिंग कराते हैं, फिर वार्म अप कराते हैं, और जो हमने जो स्पेसिफिक स्किल जो लेना है, उसके लिए हमने उन्हें थोड़ा टाइम देना है कि आप पहले इसके ऊपर एक्सरसाइज करो, पहले फिर इस वेरिएशन को, जो स्किल हम करवाने वाले हैं, उसके लिए अलग-अलग से अप्लाई करो। फिर उसके बाद स्पेसिफिक वार्म अप करा लिया, वो स्किल भी करा लिया। अब स्किल कराने के बाद में 2 के साथ, 3 के साथ ऐसे सेट बना कर के भी और चीज़ों को अप्लाई करना है, स्किल को अप्लाई करना है। तो ये हमारा इवनिंग सेशन का प्लान होगा, और उसके बाद जब हमारा कंप्लीट सेशन हो जाए, तो कूल डाउन कराना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कूल डाउन होने से जो है वो फिर से रिलैक्स हो जाएँगे और अगले दिन के लिए वो रेडी हो जाएँगे। मंडे के बाद हमने ट्यूसडे का जो सेशन लिया है, फिर से हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर वर्कआउट करवाया है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में है, सबसे पहले हमने फिर से जनरल स्ट्रेचिंग कराया, जो हमारा शेड्यूल में है 5 टू 7 मिनट्स का जनरल स्ट्रेचिंग कराना। जनरल स्ट्रेचिंग जो है बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, मैंने फिर से बोला। उसके बाद फिर स्ट्रेंथ में हम क्या करवा रहे हैं, अगर हमारे पास इक्विपमेंट्स है, तो इक्विपमेंट्स के साथ जो है स्ट्रेंथ कराएँगे। बॉडी वेट के साथ है, तो ओन बॉडी वेट के साथ स्ट्रेंथ कराएँगे, जैसे सिट-अप्स करा लिया, पुश-अप्स करा लिया, डिप्स करा लिया। ये स्ट्रेंथ के अंदर हम करा सकते हैं। और उसके साथ-साथ हमें ये भी देखना है कि आज हमने कौन से पार्ट के लिए स्ट्रेंथ कराना है, लोअर बॉडी का कराना है या अपर बॉडी का कराना है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है, और अगर नहीं तो पूरे बॉडी का कराना है, उसके हिसाब से भी हम करवा सकते हैं। इवनिंग का जो सेशन ले रहे हैं, वो फिर से हमने स्किल के ऊपर किया है, क्योंकि आज हमने कोई ऑफेंस का स्किल ले लिया, जैसे हैंड टच का ले लिया। अब हैंड टच के लिए हमने उसे प्रॉपर वार्म अप करने को कहा है, और वो प्रॉपर वार्म अप के बाद तैयार होकर के और हैंड टच की प्रैक्टिसेस करेंगे। हैंड टच फिर से 3 प्लेयर को मैंने लिया है, 2 प्लेयर का डिफेंस में डाल के, और 1 प्लेयर जो है वो जो है उस स्किल को अप्लाई कर रहा है, और उसके बाद फिर 4 प्लेयर के साथ करा सकते हैं, फिर पूरा टीम गेम के साथ करवा सकते हैं। फिर जो हमने वेडनेसडे की बात करते हैं, अब वेडनेसडे मॉर्निंग का जो सेशन लिया है, हमने स्पीड ट्रेनिंग के ऊपर कराया है। अब स्पीड ट्रेनिंग में जो है हमने फिर से 30 मीटर का सेट बनाया है, 60 मीटर का बनाया है, 80 का और 100 मीटर का जो स्पीड के लिए जो बनाया है। उसमें रेपिटेशन इसमें ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जैसे अगर 100 मीटर है तो 2 टाइम्स करा रहे हैं, 80 मीटर है तो 4 टाइम्स करा रहे हैं, 60 मीटर है तो अगेन 4 टाइम्स करा रहे हैं, 30 मीटर है तो 6 टाइम करा रहे हैं। इस तरह से हमारा स्पीड ट्रेनिंग के लिए जो है ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। इवनिंग सेशन के लिए फिर से हमने गेम के लिए गेम सिचुएशन तैयार किया है, ग्राउंड प्रैक्टिसेस के लिए। तो इसमें हमने पूरे टीम को एकत्रित करके, और उसके बाद जो है हमने प्लेयर्स को जिस टेक्निक को करा रहे हैं, तो गेम टेम्पो होना ज़रूरी है, क्योंकि ये
कबड्डी में हमारा गेम स्किल है और पूरे प्लेयर्स को मिल करके जो है उसके लिए तैयार करना है, तो गेम सिचुएशन भी तैयार करना बेहद ज़रूरी है। अब हम थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे में जो मैंने मॉर्निंग सेशन का लिया है, वो हमने एक्सप्लोसिव के ऊपर काम कराया है, क्योंकि वेडनेसडे को हमने स्पीड ट्रेनिंग कराया था, तो आज थर्सडे को हम जो है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ करा रहे हैं। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में फिर से हमने मॉर्निंग का सेशन में स्ट्रेचिंग कराना है, वार्म अप, प्रॉपर वार्म अप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी अगर वार्म होगा तो कोई भी टेक्निक जो है हम परफेक्टली करवा पाएंगे। अदरवाइज उन्हें अगर प्रॉपर वार्म नहीं होंगे तो उन्हें इंजरी भी हो सकती है, उन्हें चोट भी लग सकती है, तो इस चीज का भी खास ख्याल हमें रखना है। तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के लिए, एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग के लिए जो है हमने प्लायोमेट्रिक्स यूज किया है, जंप करा सकते हैं, टायर जंप करा सकते हैं, ये रोप जंप करा सकते हैं, ये सारी चीजें वेरिएशंस जो है ये एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इवनिंग की बात करते हैं। इसमें हमने हाई इंटेंसिटी के साथ जो है टीम का प्रैक्टिसेस कराएंगे, क्योंकि पूरा थोड़ा मैच सेशन कराना भी जरूरी है। बच्चों के अंदर ये चीजें भी डेवलप होनी है कि मैच प्रैक्टिसेस कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर वर्कआउट कराना है। अब फ्राइडे का जो हमने सेशन लिया है मॉर्निंग का, वो एजिलिटी के ऊपर। एजिलिटी में हम क्या करते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा क्विकनेस की जरूरत है, तो अभी का कबड्डी का जो माहौल है, बिल्कुल जितना फास्ट, जितना क्विक हो सकता है, जितनी अच्छी एप्लीकेशंस हो सकती है, उसके लिए हमने जो है एजिलिटी के लिए जो बनाया है सेशन, उसमें शटल रन दे सकते हैं, जिग जैग रन दे सकते हैं, इस तरह की चीजें जो है विजुअल के ऊपर रिएक्शन के साथ काम करवा सकते हैं। तो ये हमने जो है फ्राइडे का सेशन लिया है। सैटरडे का हमने जो सेशन लिया है वो फिर से एंड्योरेंस के ऊपर जा सकते हैं। इसमें अगर क्रॉस कंट्री हमारे पास स्पेसेस अवेलेबल है तो हम क्रॉस कंट्री करा सकते हैं। गर्ल्स के लिए जो है ज्यादा डिफरेंस नहीं है बॉयज की अपेक्षा, हालांकि गर्ल्स का जो बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, बॉडी पावर जो है, स्ट्रेंथ जो है वो अलग है, लेकिन अगर जूनियर गर्ल्स हैं तो वो चूंकि ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी है, तो वो कर सकती है, उनसे हम उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से जो है हम करवा सकते हैं। 1200 मीटर का जो है वो क्रॉस कंट्री हम करवा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो है ना प्रिपरेटरी फेज ये हमने इस तरह से तैयार करना है। और अब कंपटीशन फेज की बात करते हैं। तो कंपटीशन फेज में हमें ये ध्यान रखना है कि हम अब पूरी तरह से हमारी टीम तैयार हो चुकी है प्रिपरेटरी फेज के अंदर में, तो कंपटीशन फेज में उसे बस अभी क्या करना है, पूरा गेम सिचुएशन है और पूरी टीम का कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन, हर प्लेयर की जो टेक्निक्स है, इन सारी चीजों का जो निचोड़ होना है, क्योंकि अब हमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, अब हमें फाइनली परफॉर्म करना है, तो उसके हिसाब से हमें प्लान करना है। इसमें हम थोड़ा सा फिटनेस के साथ साथ स्पेसिफिक फिटनेस को ऐड करेंगे। जितना ज्यादा हमारा जो स्पेसिफिक फिटनेस, हमारे गेम से रिलेटेड जो फिटनेस होगा, उसके लिए हम ज्यादा तैयारियां करेंगे इस सिचुएशन में। और इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि प्लेयर्स के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का भी ध्यान रखना है। वो ये सिचुएशन ऐसा होता है जब हमारा कंपटीशन नजदीक होता है तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा प्लेयर्स के अंदर फियर होता है, वो स्ट्रेस होते हैं, उनके अंदर एंजाइटी हो जाता है, बहुत से प्लेयर के अंदर इस तरह की समस्याएं आ जाती है। तो हमें एज अ कोच हमें उन सारी चीजों का भी ध्यान रखना है, प्लेयर्स के हर एक बारीकी चीजों का ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ कंपटीशन फेज में ये भी देखना है कि हम बहुत ज्यादा ऐसा ट्रेनिंग ना दे दें जिससे वो उनको इंजरी हो जाए, जिससे वो बुरी तरह से थक जाए। तो इन सारी चीजों का कंपटीशन फेज में ध्यान रखना है। अब हम ट्रांजिशन फेज की बात करते हैं। ट्रांजिशन फेज एक ऐसा समय होता है जिसमें प्लेयर के लिए रिकवरी टाइम होता है, रिहैबिलिटेशन टाइम होता है। उसमें प्लेयर रिलैक्स मोड में हो जाता है। अब हमारा कंपटीशन नहीं है, अब बच्चे जो है वो आराम की मुद्रा में आ चुके हैं, लेकिन हम आराम नहीं करना है। उसमें जो भी
रेस्ट देकर के, और जो भी हमारी गलतियां, जो भी मिस्टेक्स होती हैं, जो हमने कंपटीशन में क्या मिस्टेक्स किया है, या फिर प्लेयर्स की कौन से प्लेयर्स की कहाँ पे गलती हुई है, किस टीम के साथ किसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, वो सारी ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके बाद उस कमियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ साथ जिन्हें इंजरी होती है वो रिलैक्स होते हैं, उन्हें वापस से रिहैबिलिटेशन पीरियड होता है उनके लिए, तो वो वापस आते हैं उस फेज में। अब इसके बाद जो है फिर से वो अगले ट्रेनिंग के लिए, अगले कंपटीशन के लिए फिर से उनका प्रिपरेटरी स्टार्ट हो जाता है। अभी जो करंट सिचुएशन जो है उसके हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ कि अभी हमारा जो टाइम है प्लेयर्स के लिए वो जस्ट लाइक रिहैबिलिटेशन टाइम ही है, क्योंकि अभी हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हम कोई तैयारियां नहीं कर सकते हैं, तो जस्ट लाइक रिहैबिलिटेशन है, तो हमें पता भी नहीं है कि ये कब खुलने वाला है, ये सिचुएशन कब नॉर्मल होगा। लेकिन प्लेयर्स के लिए ये सोचना गलत होगा, क्योंकि ये काफी लंबा गैप है और एक प्लेयर के लिए इतना लंबा गैप होना सही नहीं है। वो अगर घर में बैठ जाते हैं आराम की मुद्रा में कि अब हमें रिलैक्स होना है, अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए सही नहीं होगा। उन्हें ये चाहिए कि अभी के सिचुएशन में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं घर के अंदर, बहुत सारे एक्सरसाइजेज है, बहुत सारे वेरिएशंस है जो कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो अपने स्किल के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो भी स्किल्स उन्होंने सीखा है उसको वो परफॉर्म कर सकते हैं, अपने घर के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर उन्हें जैसे अपने कोचेस के कांटेक्ट में भी नहीं है, तो वो एक और काम कर सकते हैं। वो अभी आपके पास एंड्रॉइड फोन है या जिस भी माध्यम से अपने प्रैक्टिस का रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके बाद अपने कोचेस को भेज करके और उसे करेक्ट करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें करके और आप अपने जो एबिलिटी है जो आपके अंदर वो उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको बिल्कुल छोड़ देंगे तो आपके लिए बहुत टफ होगा, क्योंकि एक बार हमने लंबा गैप छोड़ा, 2 महीने का 3 महीने का ये जो गैप होगा वो काफी लंबा गैप हो जाता है। तो इसके लिए प्लेयर के लिए जो है ये बिल्कुल सही नहीं है और आपको इसमें कंटिन्यू करना है अपना स्टेमिना को, अपने स्ट्रेंथ को, अपना जो भी वर्कआउट है उसको कंटिन्यू करना है। और वो आपको वापस जब आप ग्राउंड में आएंगे, जब आपका नॉर्मल डेज आएगा, नॉर्मल परफॉर्मेंस, तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो ये है हमारा रिहैबिलिटेशन जो अभी के करंट सिचुएशन में, कोविड-19 के सिचुएशन में जो है आपको करना है। घर पे कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, कुछ जो भी फिटनेस अपना एटलीस्ट फिटनेस तो बरकरार रख सकते हैं। फिटनेस के लिए आप स्ट्रेंथ कर सकते हैं, आप घर के अंदर एक्सप्लोसिव भी कर सकते हैं, आप एंड्योरेंस भी कर सकते हैं। जैसे ट्रेडमिल पे आप कंटिन्यू रनिंग करते हैं तो आप घर के अंदर वन स्पेस पे भी कर सकते हैं कंटिन्यू। तो ये सारी प्रैक्टिसेस के माध्यम से है जो आप अपना प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने स्ट्रेंथ को जो है नॉर्मल रख सकते हैं। अब आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सलील जी एक बार आप YouTube चेक कर लेंगे, वहां पे कमेंट्स में अगर कुछ प्रश्न है तो। जी मैं देख रहा हूँ विकास जी। एक सवाल पूछा गया है YouTube में जी, कबड्डी के कैंप में कोच को अपने खिलाड़ियों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए? सॉरी एक बार फिर से रिपीट करेंगे प्लीज। कबड्डी के कैंप में एक कोच को अपने खिलाड़ियों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक कोच के लिए जो है अपने सारे प्लेयर्स उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टीम गेम है और इसमें हम हर किसी का जो सहभागिता होता है वो बहुत जरूरी है। तो एक कोच जो है वो लीडरशिप के रूप में होता है, लीडर है, तो उसके लिए सभी प्लेयर्स जो है बराबर होते हैं। उनके साथ जो है बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर रखना है, उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखना है, उनके हर एक व्यक्तित्व को, हर एक प्रॉब्लम्स को, हर एक समस्याओं को काफी बारीकी से समझना है, सबके साथ समान व्यवहार रखना है, बिल्कुल फ्रेंड के साथ। जिस तरह से उसकी क्या समस्या है, कभी कभी प्लेयर्स के साथ हो जाता है कि उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है गेम के प्रति, कभी उसका घर जाने का मन करता है, कभी उसे बाहर जाने का मन करता है, तो उस तरह से बहुत सारी समस्याएं उसके मन में चल रही होती है। तो एक
कोच का जो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए उस हर एक पर्टिकुलर प्लेयर के लिए होना चाहिए कि इसे अभी क्या चाहिए, इसको कैसे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इससे क्या बातें करूं तो नॉर्मल हो जाए। और प्लेयर्स को अगर डांट लगी है तो उसे प्यार की भी जरूरत है। तो एक टाइम पर अगर वो मोटिवेट कर रहा है, एक टाइम पर वो अगर जैसे डांटा है तो एक टाइम पर उसे मोटिवेट भी करना है। तो ये साइकोलॉजिकल चीजें जो है जरूर ध्यान में रखना है, पूरे इमोशंस को कंट्रोल में रखना है एक कोच को अपने प्लेयर के टुवर्ड्स। मैम एक सवाल पूछा है, आलोक कुमार है झारखंड देवघर से। इनका सवाल है कि जब कैंप में कभी जब ट्रेनिंग दी जाती है और हार्ड वर्कआउट कराया जाता है तो उसमें से कुछ प्लेयर होते हैं कि वो करना नहीं चाहते हार्ड वर्कआउट, उनके जो उनके भले के लिए है, उनके स्टेमिना बढ़ाने के लिए है। ऐसे सिचुएशन में उनको कैसे समझाया जाए? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो उस प्लेयर की सिचुएशन को समझना होगा, उसकी कैपेसिटी को समझना होगा। आपने पता है कि ये किस लेवल का प्लेयर है। अगर वो सीनियर लेवल का प्लेयर है, एलीट प्लेयर है और उसे अगर हम ज़्यादा वर्कआउट दे रहे हैं, हमें पता है एज़ अ कोच हमें पता है कि उसकी जो कैपेसिटी है वो इतना है और इससे ज़्यादा एनहांस करने की ज़रूरत है और तब हम उसे लोड दे रहे हैं, तो दैट इज़ गुड फॉर देयर परफॉर्मेंस। वो उनके परफॉर्मेंस के लिए, बेहतरी के लिए ही हम कोचेस ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो उन्हें करना चाहिए। सपोज उन्हें प्रॉब्लम हो रही है या कोई इंजरी हो जाता है, उन्हें इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो भी उस कोच को समझने की जरूरत है कि ये क्यों नहीं कर पा रहा है, इसमें क्या परेशानी आ रही है, वो उसे जानने की जरूरत है। मैम एक सवाल पूछा है चैट में, कृतिका कुमारी है झारखंड से। ये आपसे जानना चाहती हैं कि रेडर का डाइट क्या होना चाहिए और उनका वर्कआउट क्या होना चाहिए कि अच्छे रेडर बन सके। एक अच्छे रेडर को बनने के लिए उसके कैपेसिटी, जैसे उसका फिटनेस और उसका जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो प्रॉपरली जो है ट्रेनिंग के दौरान रह रहा है, तो वो तो जरूरी है ही। उसके साथ साथ बेहद जरूरी है उसका डाइट का, प्रॉपर डाइट का। वो जो भी उन्हें डाइट अवेलेबल है मॉर्निंग में, जो भी अवेलेबल है उन्हें प्रॉपरली लें। बहुत सारे प्लेयर ऐसा करते हैं कि मॉर्निंग में जो डाइट दिया जाता है जहाँ पे भी वो है, उस हिसाब से कभी कभी होता है उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता है, खाने का मन नहीं होता है, तो वो उसको छोड़ देते हैं और उसके बाद वो ऐसा नॉर्मली कैजुअली लेते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर लंच के टाइम पे वो स्किप कर देते हैं। तो every time they must have to take care of their self about diet। तो उनकी बॉडी के हिसाब से जो उन्हें अवेलेबल कराई जा रही है वो उन्हें लेना आवश्यक है और अपनी तरफ से भी अपना ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रॉपर स्लीप। आजकल के बच्चे क्या है, ट्रेनिंग करते हैं और रात में क्या करते हैं, बहुत बार सोते नहीं है, फोन में लगे रहते हैं। तो ये सारी समस्याएं आती हैं जो उन्हें ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे आपका परफॉर्मेंस पे असर जरूर पड़ेगा। सुविज्ञा प्रिया ये झारखंड से अपना सवाल पूछना चाहते हैं। सुविज्ञा जी अपना सवाल पूछिए। सुविज्ञा जी आप सुन पा रहे तो सवाल पूछिए। मैम इन्होंने चैट पे लिखा है कि अगर हमारे पास, जी सुविज्ञा सवाल पूछिए अपना। सर गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है मैच जीतने के लिए और हम लोग अदर टीम से 2 मिनट मतलब 2 पॉइंट हम लोग पीछे हैं, उस टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब किस टाइप से हम लोग को माइंड गेम खेलना चाहिए? उस समय आपको ये देखना है कि आपके पास जैसे कितने प्लेयर अवेलेबल है, और सपोज आपको रेड में जाना है और आपके पास रेडर अवेलेबल है और उस टीम में कितने प्लेयर्स हैं, उसके हिसाब से तो आपको जो आपके जो सबसे प्रभावी रेडर है उनको भेजना है और उनको यही स्ट्रेटेजी बनानी है कि जितना जल्दी से पॉइंट लेना है और क्विकली अपने ग्राउंड में आना है, और उसके हिसाब से ही जो है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, तो उसी के हिसाब से जो है उन्हें स्ट्रेटेजी बनानी होगी। और वो सिचुएशन में जब रहेंगे तो अपने कोच का जो है उनका गाइडलाइन लेना आवश्यक होगा। मानिक राज हैं हैदराबाद से। मानिक राज जी आप अपना सवाल पूछिए। मानिक राज हैदराबाद। हेलो हेलो हाँ, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून मैडम अब मैच के पहले प्लेयरों को कैसा प्रिपेयर
करना है जो अब जूनियर प्लेयर और जूनियर प्लेयर्स को, बिगिनर्स को, जो भी जो तरह का टूर्नामेंट होता है ना मैडम, नेशनल एज डिस्ट्रिक्ट और नेशनल, प्लेयर को कैसे प्रिपेयर करना है? मानिक चंद जी, आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया, आप एक बार फिर से रिपीट करिए। मैम, इनका सवाल है कि मैच से पहले जूनियर और सब जूनियर प्लेयर्स को कैसे रेडी करें, कैसे प्रिपेयर करें मैच से पहले। मानिक जी, ये देखना जरूरी है कि आपके पास कितना समय है और आप किस टूर्नामेंट के लिए आप उसे तैयार कर रहे हैं। अगर नियर बाई आपको कोई टूर्नामेंट है, उसके लिए अगर आप तैयार कर रहे हैं, या फिर आपके पास काफी समय है, 2 महीने है, 3 महीने है, 4 महीने, इस तरह का समय है, तो आपको उस हिसाब से तैयार करना है। अगर आपके पास प्रिपरेटरी, आपके पास काफी टाइम है कंपटीशन के लिए, तो आप जूनियर प्लेयर को अगर तैयार करना चाहते हैं या सब जूनियर प्लेयर को तैयार करना चाहते हैं, तो आप उसे बेसिक चीजों से समझाइए, बेसिक चीजों से तैयार कीजिए, उसे फिटनेस करवाइए, जितना ज्यादा है वर्कआउट उससे करवाइए, बेसिक स्किल्स जो है, जो भी स्किल्स जो है वो अप्लाई करवाइए, और गेम का सिचुएशन समझाइए, ग्राउंड प्रैक्टिसेस कराइए। ओवरऑल ये सारी चीजें करवाने के बाद ही एक अच्छा प्लेयर बना सकते हैं, अच्छी टीम बना सकते हैं और कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। सुजीत दत्ता हैं आसाम से। सुजीत जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ मैम, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारा जो मैक्सिमम सीनियर टीम होता है मैम, उसका साथ कभी कभी हम कोई 1-2 मतलब सब जूनियर प्लेयर भी खिलाता है, उससे कोई जूनियर सब जूनियर प्लेयर को कोई दिक्कत आएगा क्या बाद में, या उनको इंक्रीज होगा गेम में? सॉरी, ये सवाल मुझे समझ नहीं आया। जैसे कि मैम हमारा टीम जो है सीनियर टीम है, बहुत सा हमारा सीनियर टीम है, उसके साथ कभी 1-2 कमती पड़ने से उसमें हम कोई छोटा सा बच्चा जैसा सब जूनियर का प्लेयर को खिला देता है प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसमें जो छोटा सा सब जूनियर प्लेयर है उसमें कोई नुकसान होगा सर? बिल्कुल, वो उस टाइम पे देखना जरूरी है। सब जूनियर प्लेयर को हम सीनियर प्लेयर्स के साथ जस्ट नॉर्मली उसे स्किल के लिए अगर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, तो वो करवा सकते हैं, बट उसे गेम टेम्पो में नहीं खिलवा सकते, उसे ग्राउंड में बिल्कुल एज अ गेम टैक्टिक की तरह उसे नहीं खिलवा सकते, क्योंकि हमारे पास सीनियर प्लेयर है, और सीनियर प्लेयर का जो एफर्ट होता है, जो स्ट्रेंथ होता है, वो बिल्कुल अलग होता है, और सब जूनियर प्लेयर का जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत लो होता है। तो इसकी वजह से आप नहीं करवा सकते हैं सब जूनियर प्लेयर्स को सीनियर के साथ मैचेस। सुंदरजीत जी हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। सुंदरजीत जी, सवाल पूछिए अपना। मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इतनी अच्छी बातें बताएं, मगर पेरेंट्स, गर्ल्स के पेरेंट्स जो है कि स्टार्टिंग में तो भेजते हैं, उसके बाद जो है कि ग्राउंड नहीं भेजते हैं, तो कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप एक अच्छे जगह पे आप हैं और फीलिंग भी अच्छा करते होंगे। जी बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ज्यादा समस्या है हमारे देश की, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में, इनफैक्ट शहरी क्षेत्र में भी, कि लड़कियां अगर खेलने के लिए जाती हैं, कबड्डी खेलने के लिए जा रही हैं, तो शुरुआती दौर पर तो वो उसे मोटिवेट कर देते, चलो जस्ट प्रैक्टिस करने भेज दिया, लेकिन जैसे ही उसे करियर की बात आती है, जैसे उसे आगे बढ़ने की बात आती है, कहीं जाना हो, सपोज वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में खेल रहे थे और कल होके उनका सिलेक्शन होता है डिस्ट्रिक्ट से बाहर प्रेजेंट करने के लिए, तो वहां पे जाने के लिए उसे रोक देते हैं। तो फिर आप कैसे उसे मोटिवेट कर रहे हैं? आप उसे बिल्कुल उसके प्रतिभा को रोक रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी जितने भी गार्जियंस है, जितने भी पेरेंट्स है, उनसे कि आप प्लीज उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी प्रतिभा को ना दबाएं, उन्हें अप्रिसिएट करें, उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें गाइड करें, उन्हें मदद करें, और आप खुद लेके जाए, उन्हें जैसी भी जरूरत हो स्पोर्ट्स के लिए, जैसे भी गेम के लिए, कबड्डी के लिए, आप उसके साथ जाए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना वो नहीं बन सकती एक अच्छी प्रतिभा। तो आपका सहयोग बहुत जरूरी है। कल्पना पाठक जी हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। कल्पना पाठक, सवाल पूछिए। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे पास एक टीम है, वो जो टीम है वो सेम एज ग्रुप की है, बट उस टीम में मैम जो गर्ल्स हैं उसमें किसी में स्पीड है, तो किसी में स्ट्रेंथ है, तो किसी में एंडोरेंस है,
तो अपन ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा शेड्यूल बनाए, क्या प्रिपेयर करें उनके लिए कि सब टीम की जो गर्ल्स हैं वो प्रॉपर सब में स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस सारी चीजें हो जाएं। मैं समझ गई आपकी बात। ये परेशानी आती है। तो इसमें मैंने अभी बताया था पहले कि आप जो हमारा जो 5 चीजें हैं मोटर एबिलिटीज, जैसे स्ट्रेंथ है, स्पीड है, एंड्योरेंस है, कोऑर्डिनेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये पांचों चीजों को डे बाय डे, जैसे अगर आज हम एंड्योरेंस करा रहे हैं तो सभी गर्ल्स के लिए एंड्योरेंस कराना है, सभी को करना है। अगर आज हमने स्पीड कराना है तो सभी के लिए स्पीड करना है। आज फ्लेक्सिबिलिटी कराया है तो सभी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 लड़कियां एंड्योरेंस कर रही हैं तो 2 स्पीड कर रही हैं। तो अभी मैंने क्या बोला, इसीलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। आप अगर ट्रेनिंग करवाने जा रही हैं तो आप पहले प्लान कर लीजिए कि आज हमने हमारे बच्चे से करवाना क्या है, आज हम उनसे क्या क्या करवा सकते हैं, आज उन्हें क्या करवाना है एक्चुअली। तो ये चीज की वजह से ही ना आप पूरी टीम के हर एक प्लेयर का परफॉर्मेंस जो है बढ़ा सकते हैं और टीम का कोऑर्डिनेशन जो है मिला सकते हैं, बना सकते हैं। कुमारी ईसा जी हैं, हजारीबाग, झारखंड। सर एक्सक्यूज मी सर, एक और क्वेश्चन है प्लीज। बोलिए। मैम, जैसा कबड्डी में स्पीड के लिए एक अच्छी स्पीड आ जाए तो उसके लिए ऐसी कौन सी एक्सरसाइज कराएं कि गर्ल्स में वो स्पीड आ जाए? देखिए, सॉरी, आपका नाम क्या था? कल्पना जी। ओके, कल्पना जी, आप ना पहले उसे 100 मीटर स्प्रिंट तो जानती है, 80 मीटर स्प्रिंट तो जानती हैं। आप स्पीड को, बेसिकली स्पीड को बढ़ाने के लिए ना आप 100 मीटर स्पीड करवाइए 2 टाइम। अगर आपकी जूनियर गर्ल्स है, जूनियर गर्ल्स और सीनियर गर्ल्स है तो आप उसको जैसे लोड बढ़ा दीजिए। 3 स्पीड कराया, 3 टाइम्स कराया तो उसको 4 टाइम्स कराइए, 5 टाइम्स कराइए और शॉर्ट करते जाइए। जैसे 100 मीटर कराया है तो 80 मीटर करवाइए, उसके बाद 60 मीटर करवाइए, उसके बाद 30 मीटर करवाइए। पूरा जो स्पीड में जो होता है, स्प्रिंट आपने देखा ही होगा, तो वो करवाइए, तभी उसका स्पीड जो है वो बढ़ेगा। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। कुमारी ईसा, अपना सवाल पूछिए। ईसा जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो, हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। मैम, कबड्डी एक तो टीम गेम है, बट तुम अगर नहीं रहे तो क्या हम खुद से प्रैक्टिस करके बेटर बन सकते हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बताइए। हेलो मैम, वैसे कबड्डी ये तो टीम गेम है, बट क्या अकेले मतलब प्रैक्टिस करके बेस्ट रेडर बन सकते हैं? अकेले नहीं, देखिए, अकेले आप प्रैक्टिस करते हैं वो खुद के लिए तो बेहतर बना सकते हैं, अपने आप को बहुत बेहतर बना सकते हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा जब आप टीम में परफॉर्मेंस नहीं दे रही हैं? जब, क्योंकि कबड्डी एक टीम गेम है और टीम के मैम, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो, आप सुन रही हैं? आप कंटिन्यू रखिए मैम। हेलो, तो आप जो है जितना, अब इंडिविजुअल ये गेम तो है नहीं, ये टीम गेम है, तो इंडिविजुअली आप परफेक्शन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब अप्लाई ही नहीं करेंगे टीम में तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं एक बेस्ट रेडर हूँ? तो इससे दोनों चीजें जरूरी है। आप पर्टिकुलर अपने आप को ट्रेन करना है, उसके साथ साथ टीम के साथ भी आपको ट्रेनिंग लेनी है। हजारीबाग, झारखंड से हैं सीताराम रजक, सवाल पूछिए अपना। सीताराम जी। गुड आफ्टरनून मैम, मैं सीताराम रजक जी। मैम, पूछना है स्किल्स और टेक्निक्स में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली? स्किल जो है वो पर्टिकुलर, जैसे अगर हैंड टच आपने बोला, टो टच बोला है, तो ये सारी चीजें जो है स्किल है। और टेक्निक जो है उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है अपने अपने क्या बोल सकते हैं उसको, अपने उसके फ्रीक्वेंट के साथ कैसे उसको अप्लाई करते हैं, वो टेक्निक है। ओके, धन्यवाद। शिबा हैं, शिबा आप सवाल पूछिए। यस सर, मैं घर पे स्किल प्रैक्टिस कैसे करेंगे सर मैडम? घर पे स्किल प्रैक्टिस जब आपने ग्राउंड में किया होगा, जो भी स्किल आपने सीखा है, जैसे आपने कोई भी टो टच सीखा है या एंकल होल्ड सीखा है, तो ये सारे वेरिएशन जो भी आपने सीखे हैं वो घर पे उसको इस्तेमाल करिए, कंटिन्यू रिपीट करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, तो आप घर पे कर सकते हैं। कृष्ण यादव हैं, लातेहार, झारखंड से, सवाल पूछिए कृष्ण जी।
आपका माइक। हाँ सर जी पूछिए, सवाल पूछिए। माइक ऑन कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। किशन जी माइक ऑन कीजिए। हाँ जी, आई आवाज? आ रही है जी, बोलिए। जी नमस्ते मैम, मैं कृष्ण यादव लातेहार से बोल रहा हूँ। मैम सवाल यह है कि लड़कियां हैं और जैसा कि आपने अभी बताया कि उनको समय नहीं मिल पाता है, एक ही समय यदि मिलता है तो क्या ये इतना इस समय में हम लोग प्रैक्टिस करवा सकते हैं? और दूसरा यह है कि यदि हमारा ट्रेनिंग प्लान है और लड़कियां वैसे तो हमेशा फॉलो करती हैं, लेकिन किसी एक विशेष दिन वो चाहती हैं कि आज प्रैक्टिस ना करें, तो उस स्थिति में क्या किया जाए? आपका सिचुएशन समझना होगा। लड़कियों के साथ कुछ परेशानियां होती हैं ऐसी पर्सनल लेवल पे, जिसको आपको समझना जरूरी है। अगर वो नहीं कर पा रही हैं तो क्यों नहीं कर पा रही हैं, बेहद जरूरी है ये जानना। और अगर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लड़कियां इंटरेस्ट नहीं है, मनमर्जी से करती हैं कि आज हमें नहीं करना है, तो उसे मोटिवेट करना है, उसे बताना है कि आप जो कर रही हैं, जिस कंपटीशन के लिए कर रही हैं या जिस खेल के लिए कर रही हैं, उसमें आपको मोटिवेटेड होना जरूरी है, आपको करना है। आप उसे तभी आप बेहतर बन सकती हैं, तभी आप एक अच्छे लेवल पे जा सकती हैं। उसके लिए आपको उसे मोटिवेट करते रहना है। थैंक यू मैम। परवीन सिंह रांची झारखंड से अपना सवाल पूछिए। परवीन सिंह रांची झारखंड। हेलो, सुन पा रहे हैं आप? हम आपका आवाज सुने, मैडम का आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बताइए। मैम मुझे एक क्वेश्चन है कि कबड्डी खेल में पुरुष और महिला ये दोनों खिलाड़ी का मतलब बॉडी कंडीशन अलग अलग होता है। लड़की का कम होता है, तो जैसे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम ही लड़कियां के बीच में होती है जो आपको ही पता है। तो ये चीज बताइए कि हमारा लोड, हमारा ट्रेनिंग मेथड किस तरह से हो कि लड़कियों को ट्रेनिंग देने में आसान हो और उनको भी कोई फिजिकल या कोई ऐसा ये ना हो पाए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे हम लड़कियों को लड़कों का बराबरी हम नहीं दौड़ा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। देखिए जो लड़का और लड़की है, दोनों के लिए गेम तो एक ही है, कबड्डी खेलना दोनों के लिए ही है। तो उसमें बस ये देखना है कि उसकी कैपेसिटी, लड़के की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा अडॉप्ट करता है, वो ज्यादा चीजें करता है, उसके अंदर ज्यादा ताकत है, ज्यादा स्पीड है, तो उसका जो ट्रेनिंग का जो लोड होगा वो हम ज्यादा दे सकते हैं। लेकिन लड़कियों का वहीं पे अगर वो नहीं कर पाती है तो उनका लोड थोड़ा कम कर देंगे। क्या लोड होना चाहिए, क्या लोड होना चाहिए उनका? मान लीजिए रनिंग का क्या लोड देंगे हम, कितना किलोमीटर दौड़ाएंगे? सपोज अगर 100 मीटर का जो रनिंग करवा रहे हैं, 100 मीटर स्प्रिंट करवा रहे हैं, तो उसमें अगर लड़कों को अगर हम 4 टाइम करवा रहे हैं तो लड़कियों को हम 2 टाइम्स कराएंगे। अच्छा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। यहाँ पर एक सवाल पूछना चाह रहे हैं ए.के. सुमन जी। ए.के. सुमन जी अपना सवाल पूछिए। सुमन जी अपना सवाल। लालू कुमार यादव सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। कह रहे हैं मैम कि जो लड़कियों के पेरेंट्स होते हैं मतलब आगे ले जाने के लिए तो डिस्ट्रिक्ट तक भेज देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि कोच साहब हम जाएंगे तो लड़कियां जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। किस तरह का मोमेंट तोड़े उन लोग को थोड़ा कन्वर्ट कर रहे। उन्हें इस कबड्डी खेल के बारे में बताइए, उन्हें बोलिए कि आप देखें कि किस लेवल पे कबड्डी आ गया है और हम अभी किस समाज में जी रहे हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल भी इस चीज की समझ नहीं है कि इस खेल से हमें क्या क्या चीजें हासिल हो सकती हैं, कितना नाम हो सकता है। आपकी बेटी जो खेल रही है उससे आपकी बेटी का ही नाम नहीं हो रहा है, बल्कि आपका परिवार का भी नाम हो रहा है, उस सोसाइटी का नाम हो रहा है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम हो रहा है और उस राज्य का नाम हो रहा है। तो ये उनको मोटिवेट करिए, उन्हें बार बार समझाइए। ये और सबसे बड़ी बात ये है कि टीम के साथ कोई एक कोच और मैनेजर ही जा सकता है। इतनी पूरी जैसे हर एक गार्जियन जो है, हर एक बच्चे के पेरेंट्स जो है, अगर वो जाना चाहेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीजें उनको समझानी पड़ेंगी। कृष्ण कुमार यादव, आप दोबारा कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं?
किशन जी। जी सर, मैम जैसे कि आज कबड्डी बहुत आगे बढ़ गया है और आपने अभी मेंशन भी किया कि ये मानसिक रूप से, साइकोलॉजिक रूप से भी बहुत जानने की या समझने की जरूरत होती है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि और लड़कियों के साथ तो विशेषकर साइकोलॉजी कोच की जरूरत होती है, तो क्या नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे टीम के साथ साइकोलॉजिकल कोच रहता है क्या, मनोवैज्ञानिक कोच या इस तरह का कोई रहता है क्या? जी, नेशनल लेवल पे बिल्कुल साइकोलॉजिकल लोग होते हैं और हमारे चूंकि कोचेज जितने भी एक्सपर्ट कोचेज हैं, जितने भी सीनियर मोस्ट कोचेज हैं, वो सारे इतने एक्सपर्ट होते हैं, उतने परिपक्व होते हैं कि वो हर बारीकी को समझते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो साइकोलॉजी, क्योंकि एक कोच जो होता है उसके अंदर ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। वो जितनी बेहतरी से अपने प्लेयर को समझ सकता है, उतना कोई साइकोलॉजिकल बाहर का आदमी भी नहीं समझ सकता है। तो इसके लिए बेहद जरूरी है एक कोच को हर सिचुएशन को, हर एंगल को समझना। तो एक बड़े स्तर पर जो होते हैं कोचेज, साइकोलॉजिकल जो लोग पीपल होते हैं वो अवेलेबल होते ही हैं। उसके साथ साथ कोचेज भी इतने दक्ष होते हैं कि वो अपने प्लेयर को बहुत बारीकी से चीजों को समझते हैं और समझाते हैं। मैम यूट्यूब में एक सवाल पूछा है सूरज यादव ने कि अभी लॉकडाउन में अभी हम लोग घर में फंसे हुए हैं और अभी जब करना हो घर में तो कैसे करेंगे? हेलो जी मैम, जंप प्रैक्टिस के बारे में जानना चाह रही हैं सूरज यादव। जंप के लिए आप ऑन स्पॉट जंपिंग कर सकते हैं। आप रोप घर पे अगर पॉसिबल हो तो जितना एक्सप्लोसिव कर सकते हैं। आपके पास कुछ भी अगर जैसे टेबल है तो उसके साथ कर सकते हैं, चेयर है तो उसके साथ कर सकते हैं, और जितना भी ज्यादा है ऑन स्पॉट जंपिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो वेरिएशंस है वो घर पे कर सकते हैं। मैम एक सवाल पूछा है अजय कुमार जी ने चैट में पूछा है, एनआईएस करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? सिंस आपने किया हुआ है एनआईएस तो आप शायद बता सकती हैं। एनआईएस के लिए आपको ग्रेजुएट होना है। आपको गेम का जो है बिल्कुल दक्षता होनी चाहिए, नेशनल लेवल परफॉर्मेंस होना चाहिए। आपके पास जितने भी हायर लेवल के परफॉर्मेंस होंगे उतना ही बेहतर होगा एनआईएस कोच बनने के लिए। हाँ सलील जी, आप कुछ पूछ रहे थे। मैम हाँ जी एक सवाल पूछा है अक्षय चक्कर जी ने कि लेफ्ट रेडर को स्पीड के लिए क्या करना होगा। ये लेफ्ट रेडर हैं अक्षय जी, इनका स्पीड बढ़ाने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? लेफ्ट रेडर के लिए स्पेसिफिक आप ड्रिल करिए पहले, और अपनी टीम में जो है लेफ्ट कॉर्नर के साथ और राइट कॉर्नर के साथ कोऑर्डिनेशन बना करके आप बार बार प्रैक्टिस करिए। उसके साथ जितना स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप करिए। आपका रेडिंग स्पीड जो होगा वो अच्छा होगा, और स्पीड वर्कआउट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और एजिलिटी मूवमेंट का जो प्रैक्टिस होगा ट्रेनिंग सेशन के दौरान वो अच्छा करना होगा। संजीव कुमार जी ने सवाल पूछा है, ये स्कूल में गेम टीचर है, कि किस एज के बच्चे से को हम लोग कबड्डी स्टार्ट करा सकते हैं? आप बिगिनर्स के लिए 8, 9, 10 इस तरह के बच्चे को आप करवा सकते हैं। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जितना कम एज, उससे ज्यादा कम एज के बच्चों को ट्रेनिंग कराना जो है सही नहीं होगा, क्योंकि उतनी बॉडी कैपेसिटी नहीं होगी, उनके ऊपर उतना ज्यादा वेट नहीं देना होगा, उनके ऊपर उतना ज्यादा स्ट्रेंथ पे वर्कआउट नहीं करना होगा। तो आप इस तरह के प्रारंभिक एज से आप करवा सकते हैं। मैम एक YouTube में एक आपसे सजेशन मांगा गया है कि आप अभी जो नए जमाने की लड़कियां हैं जो कबड्डी खेलने आती है, उनके लिए कुछ नया कुछ सजेशन देना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप उनके लिए? अभी यही टाइम है, ये राइट टाइम है अपने आप को बेहतर बनाने का। आज अभी हमारे लिए स्कोप जितना ज्यादा खुल चुका है, जिस तरह से कबड्डी जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे परचम लहरा रहा है, तो आप उसके लिए एकदम कमर कस के तैयार हो जाइए। आप
पूरा एफर्ट लगा दीजिए, अपनी पूरी ताकत लगाइए, आप उठिए और आपको करना है, यू हैव टू डू। जितना ज्यादा आप मोटिवेट हो सकती हैं, आप बाहर की दुनिया को देखिए। आप सब लोग फोन जो है नेट यूज करते हैं, फोन में यूट्यूब देखते हैं, तो अननेसेसरी चीजों को जो देखती हैं उससे बेहतर ये होगा कि स्पोर्ट्स से रिलेवेंट चीजें देखिए, स्पोर्ट्स न्यूज देखिए और वहां से देख करके आप मोटिवेट होइए। हमारे देश की कितनी लड़कियां हैं जो कबड्डी में अपने अपने गांव से ऐसे मकाम पे पहुंची हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेली है, वर्ल्ड टूर्नामेंट में खेली हैं और अपने देश का नाम रोशन की है। तो आप उठिए, गांव से जो है आप प्रतिभा आइए आगे उठ करके, और बिल्कुल स्वागत है ऐसे प्लेयर्स का हमारे कबड्डी में, जो आपको तैयार किया जाएगा और आप तैयार हो सकती हैं। मैम अब एक आखिरी सवाल लेंगे जो चैट में पूछा गया है, इसके बाद हम वापस चलेंगे विपिन सर के पास। ये सवाल है, एक मिनट मैम, ये सवाल पूछा है के सुमन ने कि लड़कियों की वेट नॉर्मली बहुत कम रहती है, उनका वेट कैसे बढ़ाया जाए और ताकि फिटनेस भी बना रहे। वेट के लिए उन्हें प्रॉपर डाइट लेना होगा, उसके हिसाब से जिस एज ग्रुप के बच्चियां हैं, क्योंकि हर एज ग्रुप के लिए बॉडी वेट जो है वो कैटेगराइज है, तो उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग लेनी होगी और उसके हिसाब से ही उसको डाइट जो है वो प्रॉपरली लेना होगा, खान पान का ध्यान रखना होगा। तो वो आप पहले ये जानकारी ले लीजिए कि कितने एज ग्रुप में है और उनका वेट क्या है, उसी के हिसाब से, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि अगर सब जूनियर की बच्चियां और उनका वेट ज्यादा है तो वो सब जूनियर में परफॉर्म नहीं कर सकती है, और अगर वो जूनियर है तो उनका वेट अगर जूनियर के लेवल से अधिक है तो वो जूनियर में परफॉर्म नहीं कर सकती है। तो इस तरह से उसके अकॉर्डिंगली ही प्लेयर का जो वेट है आप बढ़ाना है और उसके हिसाब से उन्हें डाइट देना है, उसके हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग देनी है। मैम एक आखिरी सवाल ले ही लेते हैं, एक ये सवाल मैम, ये सवाल पूछा है चैट में, प्रिया कुमारी हैं कोई, ये इनका कहना है कि जब गर्ल्स प्लेयर बिगिनिंग में 2-3 दिन के प्रैक्टिस के बाद पेन के चलते वो वापस ग्राउंड में आना नहीं चाहती है, तो उन्हें कैसे समझाया जाए, कैसे कन्विंस किया जाए? जी, देखिए कभी-कभी जब लड़कियां स्टार्ट करती हैं, ये समस्याएं अधिकतर होती हैं। जैसे ही स्टार्ट करती हैं तो उन्हें दर्द की समस्या हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपको दर्द होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि हमने जब स्टार्ट करते हैं, ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमें उस बॉडी को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, और उसके बाद जब हम कंटिन्यू करते हैं ट्रेनिंग सेशन को, जैसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इस तरह से फिर कंटिन्यू करते जाते हैं, तो हमारा बॉडी का लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाता है। फिर हम अपने आप ही ऑटोमेटिक सारी बॉडी फैसिलिटी वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आपको आना है। और ट्रेनिंग कैसे दे रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, कोच को भी इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हमने ट्रेनिंग कराया तो बहुत ज्यादा तो नहीं करवा दिया जिस वजह से उनकी बॉडी जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, वो फिर से आना नहीं चाह रही है। जब भी ट्रेनिंग कराना है तो उसका फेज जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करना है, उनका जो वॉल्यूम है, उनका जो लोड है, जिनको जो उनके ऊपर जो भार देना है वो धीरे धीरे बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि अचानक से उनको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करा दिया तो उनकी बॉडी फिर काम ही नहीं कर रही और वो फिर भी घर में बैठ करके आराम करने लग जाती है। तो इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मैम आनंद जी हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, ये भी कोच हैं, एक सवाल पूछना चाहते हैं। आनंद जी पूछ लीजिए सवाल। आनंद कुमार, सवाल पूछना है आपको? आज समय का समाप्ति की ओर है हम लोग, मैं चलूं, मैं जी समय हो चुका, जी समय समाप्त हो चुका है। मैं चाहूंगा कि विपिन सर अब अपना उद्बोधन दे इस वर्कशॉप के लिए। विपिन सर। आज के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में मैं कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड की ओर से और तमाम टेक्निकल ऑफिशियल एंड रेफरीज की ओर से मैं चांदी मैम को धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए और आपके इस जो आपने अपना बताया है, निश्चित ही लोग उस पर ध्यान देंगे और अपने बच्चों को कबड्डी में आगे बढ़ाने में इसको अमल करेंगे। मैं सभी दर्शकों को और सभी को बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो मैं एक नए रूप में
नए रूप में पुनः आप सबों से फिर रूबरू होंगे। कबड्डी एसोसिएशन झारखंड और कबड्डी अड्डा दोनों मिलके पुनः आप लोगों से फिर से आएगा, अगर 17 तारीख के बाद अगर डेट बढ़ती है तो नए रूप में। मैं अपने कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड के अध्यक्ष श्री राजीव रंजन मिश्रा सर से अनुरोध करता हूं कि आज समाप्ति के संबोधन में 2 शब्द कहे। श्री राजीव रंजन मिश्रा सर। हेलो। हेलो, हाँ सर। हाँ, नमस्कार सभी को। चांदनी मैडम, हमारे सलील जी, विकास जी, आप लोगों के सतत प्रयास से हमारा ये कार्यक्रम आज समाप्त होने को जा रहा है। हम आशा करते हैं कि द्वितीय सत्र के हमारे कार्यक्रम में भी हमें सबों का अपार सहयोग मिलेगा। साथ ही झारखंड के एवं अन्य राज्यों के तकनीकी अधिकारियों और खिलाड़ियों को भी मैं साधुवाद देता हूँ। उन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ हमारे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी। धन्यवाद सर। आपने जो बताया कि निश्चित ही हम लोग आने वाले समय में 17 तारीख के बाद अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो हम लोग पुनः एक बार आप सबों से रूबरू होंगे। इस प्रोग्राम को सक्सेस करने में कबड्डी अड्डा के विकास जी, हमारे झारखंड के एनएस कोच तेज नारायण माधव जी, आनंद जी एनएस कोच कबड्डी, सलीम जी, तमाम सहयोगी को मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने सहयोग करके इस प्रोग्राम को 19वां दिन सक्सेसफुल। मैं बताना चाहता हूँ कि कबड्डी अड्डा की ओर से डायरेक्ट लाइव पूरे इंडिया से बाहर के लोग भी इसका आनंद उठाए हैं। कुछ न कुछ जाने को कुछ नहीं था, सिर्फ पाने का था। एक ही था, हमारे पास पर्याप्त समय था और हमने इस वर्कशॉप से आई है और जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। यही शुभकामनाएं हैं। मैं विकास जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी आप अपना संबोधन दें। 2 शब्द विकास जी, आपका बहुत सहयोग रहा है। विकास जी, आप भी 2 शब्द बोलिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया। और ये ऐसा वक्त था कि घर में बैठे बैठे बहुत सारी जानकारियां मिली और जिन नामी गिरामी कोचेस प्लेयर्स को आप लेके आए, उससे मुझे ही नहीं, मुझे उम्मीद है कि पूरे जो भी जिन लोगों ने भी सुना है इस वर्कशॉप को, उनको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिले हैं। और ये सारे वीडियोस आप हमेशा कभी भी वापस जाके कबड्डी अड्डा यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो कई लोग ये क्वेश्चंस पूछते हैं डाइट के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, जैसे कि आज मैम ने भी बताया ट्रेनिंग की इतनी सारी जानकारियां दी। भास्कर सर का जो सेशन हुआ था उसमें भी बहुत सारी जानकारी मिली थी। अनूप सर के सेशन में बहुत सारी जानकारियां मिली थी। तो आप वापस जाके आप वहां पे देख सकते हैं। दूसरा, जैसा कि सर ने बताया कि अगर लॉकडाउन कंटिन्यू होता है तो हम वापस एक बार फिर से आएंगे और एक बेहतर शो के साथ आएंगे और एक बार फिर हम साथ मिलके सीखेंगे। और सर से इनफैक्ट मैं ये आग्रह करूंगा कि इवन अगर लॉकडाउन कंटिन्यू ना भी हो तो ये हम कंटिन्यू रखें। मे बी वीक में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन एक सेशन आप जरूर लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें भी मौका देने के लिए। बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम आपके। थैंक यू सर। धन्यवाद सभी लोग। बिछड़ने का गम है, लेकिन इस गम में ये तो एक प्रकृति का नियम है कि जो आया है वो जाएगा, जो चला है उसका अंत होगा। तो आज समाप्ति है, पुनः हम लोग मिलेंगे यही शुभकामना के साथ। आज हम लोग इस प्रोग्राम को समाप्ति की घोषणा करते हैं। सबको नमस्कार कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड की ओर से। धन्यवाद भैया। थैंक यू सर।